आज हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश महासचिव इंजीनियर महेंद्र सिंह जी हैं। अभी हाल ही में मजदूरों के खिलाफ संसद और लोकसभा में बिल पास हुए हैं, उस पर हम बात करेंगे। हाँ, देखिए, अभी हाल में लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास हुए हैं, जो मज़दूरों के ख़िलाफ़ जो हुए हैं, बड़े दुख की बात है। मैं अब तक इंतज़ार कर रहा था कि किसी न किसी की प्रतिक्रिया आए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए मजबूरन मेरे को अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ रही है। जिस समय मोदी जी 2014 में मोदी जी ने चुनाव जीता था, तो उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोज़गार प्रति वर्ष देंगे और पूरा एश्योर कराया था। और हर बार मज़दूरों के हितों की बात करते हैं। और ये भी कहा था कि जो मेरे मज़दूर भाई जो हवाई चप्पल पहन के मीटिंग में आए हैं, तो मैं इन्हें हवाई जहाज़ की यात्रा हवाई जहाज़ में बैठा देखना चाहता हूँ। लेकिन मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार केंद्र में है, उसके जस्ट विपरीत काम कर रही है। अभी जो संसद में बिल आया कि जिस कंपनी में 300 मज़दूर हैं, उनको मज़दूर मालिक कभी भी निकाल सकता है, कभी भी छटनी कर सकता है। उसके लिए वे कोर्ट में जाने के हकदार नहीं है, उनके लिए कोई अपील नहीं है, उनके लिए कोई आगे जाने का दरवाज़ा नहीं है। इसका मतलब है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने चुप से ये बिल पास कर दिया। चुप से क्या हो तो लोकसभा में कर दिया कि जिस कंपनी में 300 मज़दूर काम कर रहे हैं, उसमें मालिक कभी भी उनकी छटनी कर सकता है, कभी भी निकाल सकता। सपोज एक मज़दूर 18 साल से लगकर के 50 साल की एज में पहुंच गया हो, उसका इंक्रीमेंट लगते लगते सैलरी ज़्यादा हो गई हो, और जब ज़्यादा हो गई हो तो फिर जो उसके मालिक हैं वो उसको निकाल करके नया लड़का रख ले, तो वो अपना परिवार कैसे पालेगा? ये सोचने की बात है। यदि किसी ने 10 साल किसी कंपनी में काम किया है, तो 10 साल में जो उसके इंक्रीमेंट हैं, जो सैलरी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, और आज के डेट में जो बेरोज़गारी फैली हुई है, तो उसमें कम पैसे में वो जो है दूसरे लड़कों को रख लेंगे। लेकिन सवाल ये है कि वो अपना परिवार कैसे पालेगा? क्या उसको खुदकशी करनी पड़ेगी? क्या उसको भूखों रहना पड़ेगा? क्या उसके लिए केंद्र सरकार के पास कोई ऐसी योजना है? क्या उसके लिए केंद्र सरकार ने कोई इस तरह की योजना बनाई है कि जो मज़दूरों को जो एक हटाने की एक फरमान, तुगलकी फरमान दे दिया है कि उसको लाला लोग कभी भी हटा सकते हैं, कंपनी मालिक कभी भी हटा सकता है? तो सोचा कि इसका दूरगामी परिणाम क्या पड़ेगा। जो हमारे करीब लोकसभा में 120 मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, जो सुरक्षित सीटों से जीत करके जाते हैं, और वो केवल इसलिए होते हैं कि जाकर के जो मज़दूर हैं, चाहे दलित समाज का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे बैकवर्ड का हो, चाहे अपना एसटी का हो, चाहे माइनॉरिटी का हो, मज़दूर है कि वो मज़दूरों के हितों की बात करेंगे। लेकिन देखना में ये आया है कि सत्ताधारी पार्टी के सब चमचे बन जाते हैं, सत्ताधारी पार्टी की हाँ में हाँ मिलाते हैं, वहाँ जाकर के वो मज़दूरों के हितों की बात भूल जाते हैं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि अभी कुछ दिन पहले जब अठावले जी से पूछा कि भाई ये दलितों के ख़िलाफ़ इतना अन्याय क्यों हो रहा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया करी, पत्रकार ने पूछा, तो अठावले जी ने उसका जवाब दिया था कि इस समय जो दलित समाज अच्छे कपड़े पहनने लगा है, अपने स्वाभिमान से ज़्यादा जीने लगा है, इसलिए उनके खिलाफ़ ये सब झगड़े हो रहे हैं, इसलिए उनका शोषण हो रहा है, इसलिए उनका पतन हो रहा है, इसलिए उनके खिलाफ़ अन्याय हो रहा है। तो मेरे को ये ताज्जुब होता है कि अठावले जी जो एक मज़दूरों के बेस पे जो आरपीआई सरकार, आरपीआई पार्टी जिसका सपना बाबा साहब ने देखा था, उसी के बल पे वो यहाँ पर आए हैं। उसी के लिए लोकसभा में उन्हें सीट मिली है, जो बिल्कुल मज़दूरों के हितों की बात करते हैं, लेकिन कैसे चुप रह जाते हैं, मुझे तो बड़ा ताज्जुब की बात है।
उनके नाक के नीचे बिल पास हो जाता है, मजदूरों के खिलाफ बिल पास हो जाता है। और इस तरह जो शेड्यूल कास्ट के प्रति जो अपनी बात रखते हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो अठावले जी जो है यदि दलित समाज से ताल्लुक़ रखते हैं तो कम से कम दलित या तो भाजपा के साथ रह के एंटी दलित हो गए हैं, या भाजपा की रोटी खा करके भाजपा की सरकार में रह करके दलितों को भूल गए हैं, अपना अतीत भूल गए हैं और अपना फ्यूचर उनको नज़र आता है। जो पासवान जी हैं, पासवान जी का देखिए, जिन्होंने कहा था कि जब जनता दल में थे तो उन्होंने कहा था कि मैं उस झोंपड़ी में दिया जलाने चला हूँ जिसमें सदियों से दिया नहीं जला, सदियों से अंधेरा है। और एक बार पासवान जी को लोगों ने काफ़ी उनको माना था कि हाँ शायद दलितों की बात करेंगे, लेकिन पासवान जी तो जिस पार्टी की भी सत्ता आती है उसके साथ पीछे लग जाते हैं, लेकिन दलितों को भूल जाते हैं। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा, ये बिल पास हुए हैं, यदि किसी कंपनी में 600 होंगे, 600 मजदूर होंगे, तो जो सेठ जो उसके मालिक हैं 2 कंपनी बना लेंगे, एक अपने नाम से बना लेंगे, एक बेटे के नाम से बना लेंगे, वही 300 हो जाएंगे। यदि किसी में 1200 होंगे तो 4 बना लेंगे, 300 की लिमिट में ले आएंगे। कोई जो अपनी घरवाली के नाम से, कोई अपने नाम से, कोई बेटे के नाम से, कोई बेटी के नाम से, मजदूरों को निकालने का एक रास्ता ये दे दिया। जबकि ऐसी उम्मीद की जा रही थी, जैसे मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सब ने सोचा था कि बहुत अच्छे दिन आएंगे और सब ने अच्छे दिन की एक मनोकामना की थी, लेकिन अच्छे दिन ये आ रहे हैं जो डेली रोज़गार लोगों का छीनता जा रहा है। विभाग जो है जो सरकारी विभाग है बेचे जा रहे हैं, उनमें जो सरकारी विभाग जो बेचे जा रहे हैं उनमें कोई रिजर्वेशन का कोई वो नहीं है, मजदूरों के हितों की कोई बात नहीं है। और जबकि इस बात का बाबा साहब को पहले ही आशंका थी। बाबा साहब जिसमें कमलन अवार्ड के नाम से जब ब्रिटिश सरकार से उन्होंने पास कराया था, 2 वोट देने का अधिकार लाए थे। जो रिजर्व सीट थी उससे केवल वही जहाँ पर केवल रिजर्व लोगों की वोट पड़े, वो केवल इसलिए कि वो जाकर के शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे, लेकिन उसको गांधी जी ने नहीं माना। और इसका आज ये हकीकत सामने आ रहा है, जो मजदूर हैं हमारे दर पे दर भटक रहे हैं। जिस समय लॉकडाउन लगा, हमारे जन कितने मजदूर जो मर गए हैं, जिनको बेचारों को जो है रास्ते में खाना नहीं, पानी नहीं, इवन गाड़ियाँ नहीं, जो ट्रेन से बाद में जब भेजा, जब पत्रकार पीछे पड़े तो तब भी 8-8 दिन ट्रेन जो है भटक गई अपने रास्ते से। जाना था यूपी में पहुंच गई उड़ीसा, जाना था महाराष्ट्र में तो पहुंच गई हरियाणा। तो ये क्या सोची समझी साजिश चल रही है मजदूरों के खिलाफ। मोदी जी को नज़र नहीं आता। मोदी जी तो कहते हैं मेरी माँ जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहते हैं मेरी माँ घरों में जाके बर्तन साफ़ करती थी। तो उन्हें पता होना चाहिए मजदूरों के सामने क्या क्या विपत्तियाँ आती हैं। एक मजदूर को अपने बच्चे पालने में कितनी प्रॉब्लम आती है, एक मजदूर को अपने बच्चे पढ़ाने में कितनी प्रॉब्लम आती है, एक मजदूर को अपना मकान बनाने में कितनी प्रॉब्लम आती है। लेकिन नहीं, मजदूर जो हमारी जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो तो उसके विपरीत काम करती जा रही है। मजदूरों को रोज़गार देने की तो बात अलग है, मजदूरों का रोज़गार छीनती जा रही हैं। कभी तो कहते हैं पटरी पे जो लोग वो सामान लगाते हैं वो भी एक रोज़गार है, कभी कहते हैं जो पकौड़ा बनाते हैं वो भी एक रोज़गार है। ये तो वो कर ही रहे हैं, ये तो मजबूरी में कर ही रहे हैं, लेकिन ये कोई सम्मानजनक नहीं है। वो भी पटरी खाली करा करके उनको बेघर कर दिया जाता है, जगह जगह पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, वहाँ बैठने का भी उन्हें किराया देना होता। बड़े बड़े दादा वहाँ पर होते हैं वसूली के लिए, वहाँ पर कहाँ बैठने देते हैं। अपनी मर्ज़ी से तो अपने उससे तो कहीं भी खड़े नहीं हो सकते। कहीं इस तरह का वो नहीं है कि हाँ भाई चलो कोई भी रोड पे अपना जा कर के कोई स्टॉल लगाना चाहे तो उसको जाति परमिट दे देंगे, नहीं मिलता, या उसको लीगली अथोराइज कर देंगे, नहीं होता। तो ये मजदूर, मुझे देखना ये है, जिस देश में 80% मजदूर हैं, इस देश का फ्यूचर क्या होगा। ये मजदूर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हर एक विभाग में ट्रेड यूनियन बनी हुई हैं, चाहे रिक्शा यूनियन हो, चाहे ऑटो यूनियन हो, चाहे झल्ली वाले यूनियन हो, लेकिन किसी भी लीडर ने इस बात की आवाज़ नहीं उठाई कि ये जो है ये अध्यादेश पास नहीं होना चाहिए था। इस अध्यादेश लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। किसके लिए किया? सिर्फ कंपनी मालिकों के लिए।
किस लिए किया? कंपनी मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। किस लिए किया? कंपनी मालिकों को जो है अपना अच्छे यानी जो एक महंगी रोज़गार छीन के लोगों का सस्ते में जो है लड़के रख लेने का है। तो इसमें मज़दूरों की हमदर्दी कहाँ से आ गई है? तो जो हमारे मज़दूर तबके से आते हैं, देखिए जो मज़दूर तबके से आते हैं उन्हें कम से कम मज़दूरों के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट में बैठ के केवल अपने आप ही सोचें। किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, किसी लीडर्स ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, किसी सोशल वर्कर ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, किसी ट्रेड यूनियन ने कोई मुद्दा नहीं उठाया कि नहीं होना चाहिए था ये, जबकि उठाना चाहिए था। हमारे जिस समय ये लॉकडाउन लगा था और मज़दूर जो करोड़ों की लाखों की संख्या में जा रहे थे, जब तो ये था भाई मज़दूर तो हमारे देश की बैकबोन है। लेकिन जब बैकबोन को ही तोड़ दोगे तो देश कैसे चलेगा? जब बैकबोन को ही ठीक नहीं रहने दोगे देश कैसे चलेगा? एक मज़दूर का जो है उसका कैसे खाना पीना, कैसे बच्चों को पढ़ाना, उधर तो लॉकडाउन से वो त्रासदी में है, लोगों की नौकरियां चली गई हैं, लोगों को जो महीने में 15 डेज की सैलरी मिल रही है, एक लीगली उनको अध्यादेश के उसमें बांध दिया है, वो कहीं नहीं जा सकता। तो मेरी जो ये है जो हमारे जो कम से कम जो हमारे ओबीसी के लीडर्स हैं, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे बिहार से लालू जी हों या उनके बेटे हों या अपना और दूसरी पार्टी हों, सभी को मज़दूरों के हितों में आवाज़ उठानी चाहिए। मज़दूरों के जब वोट लेते हैं तो हर पार्टी ये कहती है कि हम तो मज़दूरों के हितों की काम कर रहे हैं। कोई भी लीडर यदि ऊपर जाता है, स्वर्गवासी होता, तो कहते हैं उन्होंने मज़दूरों के लिए बहुत बढ़िया काम किया, वो कहते हैं दलितों के लिए बहुत बढ़िया काम किया। जब इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो इनकी पोजीशन क्यों नहीं सुधर रही है? ये किसी ने सोचा? फंडामेंटल क्या है इनका? फंडामेंटल जो है, जो एक फंडामेंटल राइट्स है, जीने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, पीने का अधिकार है, रोज़ का अधिकार है, और उनके रोज़गार छीने जा रहे हैं, डे बाई डे रोज़गार छीने जा रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ लोगों को सद्बुद्धि आनी चाहिए, इसके खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। इस तरह का अध्यादेश नहीं होना चाहिए कि जिससे मज़दूर घर से बेघर हो जाएं, रोज़गार से बेरोज़गार हो जाएं, उनके बच्चों पर क्या बीतेगी। अब मज़दूर तो बेचारे अनपढ़ होते हैं, उन्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं पता कि पार्लियामेंट के अंदर क्या बिल पास कर दिया है। लेकिन इसका जो है, इसका जो हमारे उनके रहनुमा बनते हैं, जो मज़दूरों के रहनुमा बनते हैं, जो मज़दूरों के वोटों से पार्टियाँ आगे चलती हैं, उनको तो ध्यान रखना पड़ेगा। उनको तो मज़दूरों के फेवर की बात करनी पड़ेगी, और फेवर नहीं, ये तो राइट है, जो उनका अधिकार है उसके लिए बात करनी पड़ेगी। और जब बात करनी पड़ेगी तभी वो अपना मसीहा मानेंगे, तभी किसी को अपना मसीहा मानेंगे जब जो है उनके फेवर की बात करेंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, जो राज्यसभा में बैठे हैं, वो किसी तरह का बिल इस तरह का ना पास होने दें। अपनी आत्माओं से पूछें कि मैं जो इस बिल को पास कर पे अपनी सहमति दे रहा हूँ, तो अपनी अंतरात्मा से पूछें कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। ऊपर सभी को जाना है, सभी को एक ही जैसा जाना है, तो यहाँ रहते भी, इस मानव योनि में रहते हुए कोई ऐसा काम ना करें जिससे किसी का रोज़गार छिने, जिससे किसी की रोजी रोटी छिने, जिससे किसी के बच्चे बेघर हो जाएं, जिससे किसी के बच्चे बेरोज़गार हो जाएं। मैं यही बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक सवाल और था, हमारे देश के राष्ट्रपति को भी देखना चाहिए कि बिल पास हो रहा है तो इससे नुकसान क्या है, इस पर आपको क्या कहना? राष्ट्रपति देखिए, जो रामनाथ कोविंद जी हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, देश के राष्ट्रपति हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी तो जब वो पुष्कर मंदिर में गए थे, और वहाँ एक दलित होने के नाते एक पुजारी ने उनको मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया था, मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया था। उन्होंने कहा कि मैं तो सीढ़ियों पर बैठ के ही पूजा कर लेता हूँ। तब उनकी अंतरात्मा नहीं जागी कि भाई मेरा मान सम्मान क्या है। देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, उसके लिए इस तरह का भेदभाव यदि है तो आम आदमी के लिए क्या होगा। तो जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं, मैं तो कहता हूँ उनको भी सद्बुद्धि आनी चाहिए। यदि उनको राष्ट्रपति पद मिला है तो केवल दलितों के बेस पे मिला है, अदरवाइज तो पहले से बना दिए होते, पहले से किसी को नहीं बनाया।
केवल इसलिए मिला है कि भाई यहाँ दलित वोटों की भागीदारी हो। देखना उनको ये है कि ये जो बिल पास हुआ है तो उसमें जो कुछ लोग जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं करना चाहिए, लेकिन जो करते हैं मजदूर तो वे भी हैं, चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे कोहली समाज हो, चाहे खटीक समाज हो, चाहे कश्यप समाज हो, चाहे अपना सूर्यवंशी समाज हो, चाहे मौर्य समाज हो, मजदूर सभी में हैं। इनमें कोई धन्ना सेठ नहीं है, इनमें कोई ऐसा नहीं है जिसकी अपनी कंपनी हो, इनमें कोई ऐसा नहीं है जो कोई रोज़गार देने वाला हो। सभी अपना जो है सभी जो है एक मजदूर तबके के हैं। किसी की स्थिति भी अच्छी नहीं है तो राष्ट्रपति जी को खुद वहाँ बैठ कर के ये सोचना चाहिए मैं कोई ऐसा डिसीजन ना दूँ जो मजदूरों के हितों के खिलाफ में जाए। बाकी तो मैं राष्ट्रपति जी को और क्या कह सकता हूँ, वो खुद ही समझदार हैं, देश के प्रथम नागरिक हैं, उन्हें वहाँ पर बैठ कर के ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कम से कम सरकार को एक बार ये ज़रूर बोलना चाहिए कि भाई इस पर एक बार विचार कर लो। यदि इतना भी कह दें तो शायद सरकार उस पर विचार करने लगे। तो यही बात मैं कह के अपनी बात समाप्त करता हूँ। बाकी सभी के प्रति, सभी मजदूर भाइयों के प्रति मेरी सहानुभूति है। सभी मजदूरों को अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए, सभी मजदूरों को आवाज़ उठानी चाहिए और मैं भी आप लोगों के साथ हूँ। ऐसा कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी भाइयों को मेरी जय भीम, सभी भाइयों को खुदा हाफिज़, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल।